हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि दो बॉडीज़ हैं, तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बना लेते हैं। ये फर्स्ट बॉडी, ये आपकी सेकंड बॉडी। ये आपकी कौन सी हैं? दो बॉडीज़ हैं। तो अब दो बॉडीज़ के बीच में पहले केस में बोल रहा है कि दूरी r है। तो बटे जब दूरी r है तो फोर्स कितनी होगी इनके बीच में? g। यदि इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2, तो g m1 m2 y में r का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच यदि हम दूरी को हाफ कर दें, यानी कि ये जो r दूरी है, ये नई दूरी आ जाएगी r डैश, कितनी आ जाएगी आपके पास? r/2। तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? तो फोर्स F डैश हो जाएगी जब दूरी r डैश हो जाएगी। तो g m1 m2 y में अब r कितना हुआ आपके पास? चेंज हो गया r डैश, और r डैश कितने? r/2। तो r/2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आएगा 4g m1 m2 y में r स्क्वायर। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा 4, और ये किसके बराबर है आपके पास? f के बराबर। तो 4f। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच आप दूरी को हाफ कर दोगे तो फोर्स जो है आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बेटे डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये गिवन है। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन बोल रहा है। बोला जब ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेम है, तो जब हम किसी सर्टन हाइट से, ये अर्थ आ गया आपके पास, और ये आपके पास सरफेस से h हाइट से यदि हम दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, एक का मास मान लो m1 है और एक का मास m2 है, और यहाँ पे जो m1 है वो m2 से बड़ा है, यानी कि एक हैवियर है और एक लाइटर है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे अर्थ पे स्ट्राइक क्यों करते हैं? होना तो ये चाहिए कि हैवियर को पहले फॉल करना चाहिए, लेकिन दोनों सेम टाइम पे क्यों फॉल करते हैं? तो इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के ऊपर सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के ऊपर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो g है वो किसके बराबर आपके पास? gm बाय में r का स्क्वायर। तो बेटे जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द अर्थ के ऊपर, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ये देखो इस फार्मूले में भी कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे g है, यहाँ पे m है, तो ना तो m1 दिख रहा है और ना ही यहाँ पे m2 दिख रहा है। तो जो ग्रेविटी है किसी भी प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि ऑब्जेक्ट पे जिसको हम उस प्लेनेट पे गिरा रहे हैं। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, एक्सेलरेशन सब ऑब्जेक्ट की सेम है, तो चाहे ऑब्जेक्ट आपका लाइटर हो चाहे ऑब्जेक्ट आपका हैवियर हो, दोनों सेम टाइम पे आपके पास गिरेंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो एयर फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि वैक्यूम में आपकी दोनों बॉडीज़ को गिराना चाहिए, तभी आपके पास दोनों सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। अब हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है कि ये थर्ड एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ये हमारे पास अर्थ है, गिवन है ये, इसका मास m है, सेंटर O है, ठीक है बच्चों? तो बोल रहा है कि इसके सरफेस के ऊपर रेडियस r है, यहाँ पे 1 किलोग्राम का मास रखा है। कितना रखा है मास? 1 किलोग्राम का मास यहाँ पे रखा है इसके सरफेस के ऊपर।
तो अब ये बोल रहा है कि इस मास के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो बेटे फोर्स निकालने के लिए आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना पड़ेगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 y में r का स्क्वायर। तो बेटे g की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू m1 कितना है, मास ऑफ द अर्थ कितना है बेटे 6 इंटू 10⁻²4, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा है उसका मास कितना है 1, y में r का स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का मास यदि अर्थ के सरफेस पे रखा है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 9.8 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो मून है बेटे और जो आपका अर्थ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मून चक्कर काट रहा है अर्थ के। तो बेटे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको बड़े सिंपल तरीके से समझ लो कि जो अर्थ है उसका मास ज़्यादा है। अब अर्थ का मास ज़्यादा है तो अर्थ मून को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे मून क्या कर रहा है अर्थ के अबाउट चक्कर काट रहा है। ठीक है, मून क्या कर रहा है अर्थ के अबाउट चक्कर काट रहा है, और अर्थ जो है अर्थ का मास सन से कम है, तो अर्थ किसके चक्कर काट रही है सन के चक्कर काट रही है। एक तरीका तो हो गया बेटे इसका ये, इसको समझने का ये। ठीक है, दूसरा तरीका आप हायर क्लासेस में सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सीखोगे, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखो कि हैवियर मास अर्थ का है, मून का कम है, इसलिए मून अर्थ के चक्कर काट रहा है, क्योंकि मून को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मून और अर्थ एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटे मून और अर्थ एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये कहाँ से पता लग रहा है, ये लग रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता। यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स का जब उनका मास हम डबल कर दें और डिस्टेंस के साथ हम कोई भी छेड़खानी ना करें। तो बेटे फोर्स इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ द मास 2m मल्टीप्लाई 2m बाय में आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके पास 4gm स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। तो फोर्स कितनी हो जाएगी न्यू फोर्स इक्वल टू 4f, 4 टाइम्स फोर्स आपकी बढ़ जाएगी। मास ऑफ दी वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल कर दें, इसका 2m, इसका m ही रहने दें, और दूरी कितनी है r, तो फोर्स कितनी हो जाएगी g 2m बाय में r स्क्वायर। तो बेटा ये 2 टाइम्स फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो F इज इक्वल टू जी, अब M के साथ कोई छेड़खानी नहीं, डिस्टेंस को डबल कर रहा है यानी कि 2r कर रहा है। तो फोर्स कितनी हो जाएगी आपके पास 1/4f, क्योंकि gm स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो गया आपके पास ये। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोल रहा है बच्चों ये, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बेटे, सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट में हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये इसी लॉ से हमें नॉलेज मिला कि यदि हम सर्टन हाइट पे
इनिशियल वेलोसिटी देंगे किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इनिशियल वेलोसिटी देंगे हम, तो ये सैटेलाइट क्या करने लग जाएगा, अर्थ के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहली तो ये उपलब्धि है इसकी कि हम बहुत सारे सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिक्स कर पाए। आपका आर्यभट्टा, इनसेट 1B 2B, ये सीरीज़ जो हम इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में ये सारे सैटेलाइट्स हमने फिक्स किए हैं एक फिक्स किए हैं ऑर्बिट में, फ्रॉम कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। तो अब बच्चों नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंस इसकी यहाँ पे है कि इस लॉ से हमें ये पता लगता है कि हेवनली बॉडी, ठीक है, क्यों रैंडम पाथ को फॉलो नहीं करती। यदि रैंडम पाथ को फॉलो करती होती तो काफ़ी ज़्यादा आपके मेट्रोइड्स अर्थ के साथ भी स्ट्राइक कर गए होते, तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अर्थ के पास से कई बार गुजर के भी गए हैं। टाइड्स जो मून में उठती हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों इम्पोर्टेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग हेवनली बॉडीज़ की स्टडी भी हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और आसानी से इसको कर पाए हैं हम। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को जस्टिफाई किया है हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में भी है। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो बेटे फ्री फॉल क्या होता है, अब देखो बेटे हम ये कंसीडर कर लें कि एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, एयर फ्रिक्शन है ही नहीं। तो जब एयर फ्रिक्शन है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो जब भी ऑब्जेक्ट आपका फॉल करेगा एक सर्टन हाइट से, मान लो ये h हाइट है अबव द ग्राउंड, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है आपका, और फॉल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अलोंग ही ट्रैवल कर रहा है वो। तो जी क्या आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 8th सम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोल लेंगे। तो बच्चों एक वर्ड में आंसर है इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। क्या बोल लेंगे इसको हम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास है कि वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू बॉल। अब देखो बेटे ये गेंद है, अब गेंद के ऊपर आपने कागज लपेट दिया और एक कागज को आपने ऐसे रखा, दोनों को आपने यहाँ से फेंक दिया। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो गेंद के साथ लपेटा हुआ कागज था वो जल्दी गिरा नीचे ज़मीन पे, और ये जो आपका पेपर है ये आपका बहुत स्लो गिरा। तो बच्चों इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो पेपर है उसका ज़्यादा एरिया है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी अपवर्ड फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसलिए पेपर जो शीट है आपकी, यदि एयर फ्रिक्शन है तो बेटे ये आपकी स्लो गिरेगी, और क्रम्पल्ड बॉल जो पेपर जिस गेंद के ऊपर क्रम्पल्ड है वो आपकी पहले गिरेगी।
तो इसमें आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि फ्री फॉल हो रहा है और वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब ही ये है कि कोई भी अदर फोर्स नहीं लग रही, वैक्यूम ही हो गया क्रिएटर एक हिसाब से। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका कि ये आपकी अर्थ की शेप, ये आपके पोल और ये आपका इक्वेटर। अब अमित ने कुछ सोना यहाँ पे खरीदा, पोल पे गोल्ड खरीदा और उसको इक्वेटर पे क्या किया, बेच दिया। तो बेटे पोल पे तो ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो पोल पे जो गोल्ड है उसका भार कितना हो गया, mgp ग्रेटर देन mge। जैसे ही इक्वेटर पे आके उसने बेचा तो वहाँ पे भार घट गया सोने का। अब सोने का भार घट गया तो अमित को घाटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू मून के सरफेस के ऊपर कितनी है, 1/6 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो बेटे एक मास है 10 kg का, तो इसका भार बताइए आप अर्थ पे कितना होगा। तो WE वेट ऑन दी अर्थ इक्वल टू mge। m कितना है आपका 10, g कितना है 9.8। चलो 10 ले लेते हैं हम, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 न्यूटन। अब हम कहाँ पे गए, इस 10 kg मास को मून पे ले गए। तो वेट ऑन द मून इक्वल टू m इंटू जी मून। अब हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो 1/6 GE। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास तो 10 ही है, क्योंकि मास किसी भी क्वांटिटी का मैंने आपको लेक्चर में बताया था चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। तो मून पे देखो कितना वेट हो जाएगा इसका, 1/6 इंटू जी अर्थ कितना है 10। तो ये आ गया आपके पास 100/6, 16 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, 16.6 के आसपास आ जाएगा ये। तो अर्थ पे आके भार जो है वो, अर्थ पे तो भार ज़्यादा है, मून पे जाके क्या हो गया बेटे, कम हो गया। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं। जब मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड कर रहे थे तो काफ़ी जंपिंग दिखाई गई है, आसानी से जंप कर पा रहे हैं। एक ऐसी फोटोग्राफ्स नासा ने निकाली थी USA में जंपिंग करते हुए। तो जंप करना वहाँ पे आसान है, क्योंकि वहाँ पे भार क्या है, आपने अभी देखा 100 न्यूटन यदि वहाँ पे है, अर्थ पे है, तो वहाँ पे 16 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। तो कितने हल्का हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। तो ये क्वेश्चन आपका हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फ्री फॉल का। तो बच्चों फ्री फॉल का केस है ये, तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसमें। तो बेटे जब आपका ऑब्जेक्ट फॉल करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरता है, तो बेटे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास कैसे हो जाएंगी। जब बेटे लीनियर मोशन था तो इक्वेशन आपकी होती थी b = u + at। और ये जो मोशन है आपका ये कैसा है, फ्री फॉल है, मोशन सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है। तो v = u प्लस a की जगह क्या हो जाएगा, g × t, b² - u² = 2as। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v² - u² = 2g। s की जगह क्या आ जाएगा, h हाइट, s = ut + ½ at²। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, h = ut + ½ gt²। बच्चों एक फार्मूला था
जो बच्चे NTSC करना चाहते हैं वो बच्चे इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लें। nth सेकंड में यो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, दैट इज इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n-1। तो बेटे यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा ऊपर से गिरता हुआ ऑब्जेक्ट nth सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, h nth इक्वल टू u प्लस 1/2g 2n-1। तो ये n सेकंड है आपका। तो ये जो इक्वेशन लीनियर मोशन की थी ये फ्री फॉल में आपकी ऐसे बन जाएंगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h nth इक्वल टू यू प्लस 1/2g 2n-1। तो बच्चों जो आपके सिलेबस में है 9th क्लास के उसमें साइन कन्वेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक लेक्चर आज आपको दिया था काम करने के लिए जिसमें मैंने कहा था कि साइन कन्वेंशन के साथ करिए। तो वो आपको थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि उसमें मैंने कोऑर्डिनेट लेके काम किया है। तो जो बच्चे नए नए 9th में हुए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूँ ये। तो बेटे जब ऑब्जेक्ट आपका h हाइट से फ्री फॉल करेगा, ठीक है, तो ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ग्रेविटी यार नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन g क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो फार्मूला हम लगा देंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकोगे, जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकोगे तो g को पॉजिटिव लोगे आप। क्या लोगे बच्चों, g को आप पॉजिटिव लोगे। और जब आप ग्राउंड से फेंकोगे बेटे ऊपर की तरफ, राइट, ग्राउंड से कहाँ की तरफ फेंकोगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या आ जाएगा, -g। बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। जो आपके सिलेबस में यहाँ तक लिमिटेड है, बॉन्डेड है, वही हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आए। अब देखो बच्चों इसमें एक और कंसेप्ट है जो बार बार यूज़ होगा आपका, तो एक बार समझ लो आप इसको। जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे जा रहा है ये, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है बेटे, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, 0 होने के बाद फिर वापस आ रहा है ये, लेकिन ग्रेविटी हर पॉइंट पे लग रही है। देखो यहाँ पे ग्रेविटी तो फिर भी लगी रही है, डाउनवर्ड लग रही है, ऊपर जा रहा है तो भी डाउनवर्ड लग रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 हम करवाने जा रहे हैं। तो बेटे कॉपी पेंसिल से आप ये सारे फार्मूले वगैरह उतार लो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। साथ में एनसीईआरटी की बुक भी बच्चों आराम से खोल के रखा करो। तो बच्चों जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे फीडबैक भी देते हैं, तो लेक्चर विद इन लेक्चर, ठीक है, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करेंगे आप। पहला कमेंट आप करोगे व्हाट डू यू मीन बाय इलिप्स, पहला। सब बच्चे जो भी क्लास में, मुझे पता भी लग जाएगा कि इन बच्चों ने जहाँ तक वीडियो देखा है, क्योंकि बच्चे जो है वो काम नहीं करना चाहते बेटा। अब काम नहीं करोगे तो आपकी जीत भी नहीं होगी, काम तो करना ही पड़ेगा यदि जीतना है लाइफ में। तो बेले बैठ के कोई काम नहीं होगा। तो पहला मैंने क्वेश्चन दे दिया, कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलिप्स, ये दूसरा सवाल आपका। और तीसरे नंबर पे आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो इन तीन में से 2 क्वेश्चन के आंसर आपने वहाँ पे लिखने हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे सीरियस नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि यही 9th क्लास आपकी डिसाइड करेगी कि आप कितनी आसानी से नीट का एग्ज़ाम या फिर आपका IIT का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो बी पॉजिटिव और बी एनर्जेटिक। तो अब हम और एनर्जी के साथ
अगला सवाल करते हैं। इसमें आपको ये बोल रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। गेंद को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है 49 मीटर पर सेकेंड से, राइट। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। तो एक तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। पहला पार्ट क्या है कि गेंद को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है, तो मैक्सिमम हाइट निकालिए। और दूसरा, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये गेंद यहाँ से ऊपर जाएगी तो जाने में कितना टाइम लिया इसने, टी। नीचे ग्राउंड से जब ये ऊपर तक जाएगी तो कितना टाइम लिया, टी। फिर वापस आएगी ऊपर से नीचे तो भी कितना टाइम लिया, टी। तो बेटे जब नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड। तो यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि जो टाइम ऑफ असेंड है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा भाई। टाइम ऑफ असेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। तो टी जाने का टाइम, टी आने का टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, 2t। तो 2t निकालने को बोल रहा है ये टोटल टाइम। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं। जितनी देर तक आपका ऑब्जेक्ट हवा में रहा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2t। तो मैक्सिमम हाइट निकालिए, पहला प्रश्न ये है। तो बेटे अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से b इज इक्वल टू कितना, u माइनस जी टी। u कितना आपके पास 49 माइनस जी 10, 9.8 ले लो। क्यों ले लो 9.8 में, क्योंकि मुझे 49 का पता है कि ये यहाँ से क्या करेगा, कट करेगा। क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये कट करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, ये कट करेगा, इंटू टी। और एट मैक्सिमम हाइट 0, तो 49 डिवाइड बाय 98, ये ऊपर चला गया। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड, आने का टाइम भी 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2 इंटू 5, 10 सेकेंड। तो पहले हमने दूसरा पार्ट निकाल दिया। अब मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला फिर वही, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2gh। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर मैक्सिमम हाइट के बी स्क्वायर कितना होगा, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू कितना है 2, 49 मल्टीप्लाइड 49 माइनस 2g कितना है 9.8 बाय में 10 इंटू h। तो माइनस से माइनस गया, 49 2 या 98। तो हमारे पास कितना हो गया 490। ये 10 मल्टीप्लाई हो गया बाय में 4 इक्वल टू h। तो 4 1 या 4, 4 2 या 8, 10 4 2 या 8, 4 5 है ना। तो h इज इक्वल टू 122.5 मीटर। तो आप इसको सॉल्व आपने कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए स्टोन इज रिलीज्ड। ठीक है, एक पत्थर को क्या करा गया बेटे, रिलीज करा गया है ना। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6। तो फाइनल वेलोसिटी निकालिए जब वो स्टोन अर्थ को टच करेगा बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये हाइट है, किसकी हाइट है, ये टावर की। ग्राउंड से ये ग्राउंड है, ये टावर है। कितनी हाइट है ये 19.6 मीटर। यहाँ से स्टोन को रिलीज़ करा तो जिस वेलोसिटी से ये टच करेगा दैट इज 2gh। कहाँ से आया ये फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2gh। क्योंकि स्टोन को यहाँ से फ्री फॉल करवाया है तो u 0, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 2gh। तो बेटे v कितना हो गया 2gh। तो सॉल्व कर लो, v 2 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू 19.6। 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया आपके पास, ये 19.6 मल्टीप्लाइड 19.6 तो कितना हो गया आपके पास, ये 19.6 मीटर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बच्चों कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे।
एक ऑब्जेक्ट है, उसको गिराया गया बेटे 100 मीटर ऊपर से गिराया गया। देखो यहाँ से कितना है ये 100 मीटर टावर है कोई, यहाँ से एक स्टोन को गिराया गया। ठीक है, यहाँ से क्या कराया गया, फ्री फॉल करवाया गया किसी स्टोन का। उसी टाइम यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड दूसरा स्टोन फेंका गया। एक स्टोन ऊपर से नीचे आए, दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, 25 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, तो ये इसका पाथ हो गया। तो कहीं ना कहीं पे तो ये एक दूसरे को मीट करेंगे। तो मान लो टी पॉइंट पे ये मीट करते, टी छोड़ो, जेड पॉइंट पे ये मीट करते हैं यहाँ पे। तो जेड क्या है, पॉइंट ऑफ मीटिंग। पॉइंट ऑफ मीटिंग, तो एक तो पॉइंट ऑफ मीटिंग बताओ कहाँ पे है। ठीक है, ऊपर से मान लेते हैं कि एच हाइट पे, ये ऊपर से एच हाइट पे जेड पॉइंट पड़ता है, यानी कि यहाँ से स्टोन छोड़ा और जेड पॉइंट पे आके नीचे वाला स्टोन भी आ गया, ऊपर वाला भी आ गया, जेड पे पॉइंट ऑफ मीटिंग। और बोल रहा है टाइम ऑफ मीटिंग भी निकालो, किस टाइम पे मीट कर गई। तो बहुत आसान है बेटे। पहले फर्स्ट स्टोन जो ऊपर से गिराया है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टोन की इक्वेशन ऑफ मोशन, एच हाइट है, यू 0 है क्योंकि फ्री फॉल करवाया है, हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आ गई पहले स्टोन की। अब बेटे दूसरे स्टोन का देखो, दूसरा स्टोन कितना हो गया आपके पास, 100 माइनस एच है ना। तो दूसरे स्टोन के लिए जो कि नीचे से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करवाया गया है, तो सेकंड स्टोन के लिए इक्वेशन 100 माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब बेटे यू कितना है यहाँ पे 25, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन भी हाफ जी टी स्क्वेयर किसके बराबर है बेटू, एच के। तो 100 माइनस एच इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर किसके बराबर है, एच के। तो बेटे एच से एच गया, तो टी इज इक्वल टू 100 बाय में 25, तो ये आपके पास है 4 सेकेंड। तो बेटा 4 सेकेंड के बाद जो स्टोन ऊपर से आ रहा है और एक स्टोन नीचे से आ रहा है, ये क्या करेंगे, मीट करेंगे। कितने सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ये मीट करेंगे। टाइम ऑफ मीटिंग इक्वल टू 4 सेकंड। अब बच्चों पॉइंट ऑफ मीटिंग निकालो, वैल्यू पुट कर दो। एच इज इक्वल टू हाफ, जी कितना है 10, टी कितना है 4 मल्टीप्लाइड 4, तो ये 5, और ये आपके पास कितना होगा 80 मीटर। यानी कि ऊपर से यहाँ पे आएगा ये तो कितना आएगा एच 80 मीटर, और नीचे से देखेंगे तो कितना 20 मीटर, क्योंकि टोटल कितना आपके पास 100 मीटर। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद बाकी क्वेश्चन सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं बेटे। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं। एक क्वेश्चन और लग रहा है मुझे करवाना चाहिए, तो एक क्वेश्चन और कर लो। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपका, और फिर आपकी एक्सरसाइज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बचेंगे जो मैंने नहीं करवाए। तो लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और इसको हम लिखते हैं पहले। तो ये आप ध्यान से देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ए बॉल इज थ्रोन अप vertically, return to the thrower after 6 seconds. Find a part, the velocity with which it was thrown up, और बी पार्ट है
मैक्सिमम हाइट रीच और सी पार्ट है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपका। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली। तो बेटे ये गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया। रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो बेटे ऊपर से नीचे आके कितना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका 6 सेकेंड। तो सबसे पहले हम ऊपर जाने का टाइम ले लेते हैं, कितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास u/g, ठीक है बेटे। और ऊपर से ये t टाइम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2u/g, ठीक है बेटा। तो अब ये कितना बोल रहा है आपके पास 6 2u, ये कितना आपके पास 10, तो u कितना हो गया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फेंका गया ये ऊपर की तरफ, ठीक है बेटे। अब ये फार्मूला आया कैसे देखो, b इक्वल टू u माइनस डी टी। तो मैक्सिमम हाइट में 0, u माइनस डी टी, तो t कितना हो गया आपके पास u/g। तो बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2t। तो ये आपके पास आ गया। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। जब मैं करवा रहा हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक सो। यदि बच्चों ये आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे फर्दर इनकरेजमेंट मिले। बाकी मैं इंटरनली बहुत मोटिवेटेड हूँ, उससे अब मुझे काम करना है अपना, ठीक है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, दिस इज़ माई थीम। और इसी थीम को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से, हमने वेलोसिटी जिसके साथ इसको फेंका वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट आपके पास है मैक्सिमम हाइट रीच। तो मैक्सिमम हाइट रीच का मतलब क्या हुआ कि v² माइनस u² इक्वल टू -2gh। माइनस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0, u कितना बेटा, ठीक है अभी निकाला हमने 30 मल्टीप्लाइड 30 इक्वल टू -2 इंटू जी कितना है 10 इंटू h। तो बेटे माइनस से माइनस कैंसिल, 900/20 इक्वल टू h, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 45। तो h इज इक्वल टू 45 मीटर। और उसके बाद इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो बेटे 4 सेकेंड के बाद इसकी क्या पोजीशन होगी, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि 4 सेकेंड के बाद ये होगा कहाँ, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 3 सेकेंड तक तो ये ऊपर तक ही गया है, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 सेकेंड। तो यहाँ से 1 सेकेंड में ये कितनी दूरी तक आया है h हाइट तक, यहाँ से नीचे उतरा है। तो h कितना हो गया ½ g t²। u 0 है यहाँ पे ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकेगा फिर तो वापस आएगा, तो इसकी पोजीशन ही तो निकालनी है हमने। तो h कितना आ गया ½ g t², ½ g10 इंटू टी कितना होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर वहाँ से लेकर वहाँ तक आया, तो कितना हो गया आपके पास ये 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी है h कितनी आई आपके पास ये 5 मीटर। ऊपर से इसकी पोजीशन कितनी है 5 मीटर। और बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये दूरी h1 है और ये दूरी 5 है, तो टोटल कितनी होगी आपके पास h1 + 5। तो h1 कितनी है 45 है यार, और ये कितनी है 5, तो कितना होगा ये 50 मीटर टोटल डिस्टेंस। यदि हम पोजीशन को डिस्टेंस की टर्म में हम इसको फाइंड आउट करें, और यदि डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इसको फाइंड आउट करें, तो यहाँ से 45 में से 5 कम हो गए, तो ये कितने बचेंगे 40 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आप यहाँ पे पोजीशन की टर्म में देखोगे तो ये और ये इनिशियल पोजीशन फाइनल यहाँ पे है, तो फाइनल कितना है, बड़े में से छोटा निकाल दिया, कितना बचा 40। और जो ऊपर से देखनी है तो 5,
और टोटल डिस्टेंस नापना है, कितना दूरी इसने तय कर ली, तो 45 + 5। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर मैक्सिमम करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो बेटे सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेस बेल आइकन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं लाइव भी काफ़ी बार आने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रुप में मैं आपको मैसेज नहीं करूँगा फिर। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सर्टनली बच्चों सब्सक्राइब करें ताकि उनको और फ़ायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।